फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस करियर क्लासेस। आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो में काफ़ी सपोर्ट किया। आई होप आज के वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। जिसने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ओपन करके देख सकता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। फर्स्ट ऑप्शन संवेदी प्रेरक अवस्था, सेकेंड ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि बच्चे का जो बुद्धि के क्रमिक विकास था उसको 4 भागों में जीन पियाजे ने बांटा था। तो यहाँ पर हमारा देखेंगे हम लोग कि ये फर्स्ट ऑप्शन जो चरण था वो फर्स्ट ये था संवेदी प्रेरक अवस्था, सेकंड था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक, तो जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वहाँ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये अवस्था जो होती है तो इसमें बच्चा सिर्फ जो तर्क प्रारंभ तो कर देता है लेकिन वो गलत सही की पहचान नहीं कर पाता है कि सही ये जो हम तर्क कर रहे हैं वो सही है या गलत है, इसकी पहचान नहीं कर पाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तर्क की पहचान हो जाती है। तो जो तर्क प्रारंभ होता है वो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक, ये एज होती है 7 से 11 वर्ष। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी हम लोग आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वो उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। आगे देखते हैं। थर्ड ऑप्शन, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। तो हमारा देखिए यहाँ पर फर्स्ट शिकायत करनी चाहिए। ये तो कोई निपटने का सही तरीका है नहीं। ठीक, ये तो होगा नहीं। और अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वो उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। अनुभाग बदलने से प्रॉब्लम सोल्यूशन थोड़ी ना हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, थर्ड ऑप्शन आप देखें, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर हल करनी चाहिए। ये हो सकता है, समस्या का हल करेंगे, ना कि सीधे सीधे कोई डिसीजन पे जाएंगे। चलो फिर भी हम लोग फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो आपका यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत को हम लोग सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं, गेस्टाल्ट वाद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वही सूझ का सिद्धांत है। तो सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। कोहलर जो थे वो एक गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी थे। ठीक है, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी थे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। और जो जीन पियाजे थे वो संज्ञानात्मक सिद्धांत के थे। पावलोव ने क्लासिकल थ्योरी दी है। वायोगॉत्स्की सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विकास का सिद्धांत का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। अभी हमने आपको आगे वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि जो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं जो बताई थी वो किसने बताई थी?
जीन प्याजे ने। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। पहली अवस्था क्या थी? संवेदीगामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड मूर्त संक्रियात्मक और फोर्थ अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, ये चारों बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं थी जो जीन प्याजे ने दी थी। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो जब किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो जो किशोरावस्था होती है, हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक, किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन नकारात्मक, सेकंड अग्रोन्मुखी, थर्ड सहानुभूतिपूर्ण, फोर्थ तटस्थ। तो आप लोग खुद बताइए, माता पिता बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में भूमिका निभाएंगे तो क्या नकारात्मक होगी? ये तो होगा नहीं। सहानुभूति, अगर वो सहानुभूति दिखाने लगेंगे तो बच्चा सीख कैसे पाएगा? तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अग्रोन्मुखी का मतलब है शैडो, छाया। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा अग्रोन्मुखी। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता एक शैडो की तरह भूमिका निभाते हैं बच्चे के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन अंतः संबंध का सिद्धांत, सेकंड निरंतरता का सिद्धांत, थर्ड एकीकरण का सिद्धांत, फोर्थ अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो दोस्तों, विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसे कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक, ये निरंतर चलती रहती है। कोई जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग कुछ न कुछ विकास हम लोग क्या होता ही रहता है। कभी वृद्धि विकास होता है, कभी शारीरिक विकास होता है। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों, खेल का मैदान फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, तीसरा है सभागार, फोर्थ है घर। ठीक, तो खेल का मैदान का संबंध बच्चों के शारीरिक विकास से हो सकता है, ना कि संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक, सभागार में बच्चों के जो सामाजिक होता है, मानसिक होता है, उनकी भाषाई विकास हो सकता है। ठीक, सभागार में उनकी भाषा, सामाजिक, इनका विकास हो सकता है। घर में क्या है, सांवेगिक और उनकी सामाजिक विकास घर में होगा। लेकिन जहाँ पर बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सबसे बेहतर तरीके से होता है वो होगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, जहाँ से बच्चे विद्यालय से ही बच्चा समझ के सब कुछ अपना विकास करता है, उसके माइंड डेवलप होता है। वहाँ पर उसको जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है उसी के अनुरूप वो क्रियाएं करना, उसी के अनुरूप वो अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है, तो सब संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से विद्यालय एवं कक्षा के पर्यावरण से परिभाषित कर सकते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चौबीस नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेंगे आप, बच्चों का लक्षण नहीं है तो हम नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे। कौन से बच्चे हैं? बुद्धिमान बच्चे। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, ये हमें देखना है। ठीक है,
वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। रटना क्या होता है? सीटेट में हमेशा कहीं भी रटना वर्ड आ जाए वो ऑप्शन नहीं होगा, तो हम पहले से ही बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट होगा। रटना कुछ नहीं होता है, सीटेट समझ मांगता है ना कि रटना। ठीक है, तो अब दूसरा, फिर भी हम लोग दूसरा पढ़ लेते हैं। वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, तो ये तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। थर्ड, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, तो ये भी यहाँ तो तर्क कर रहा है बच्चा, तो ये तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण हुआ। फोर्थ, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये भी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है, तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ? फर्स्ट। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। सेकंड, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य। थर्ड, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। फोर्थ, कक्षा में एकदम खामोशी। तो अभिप्रेरित शिक्षण का मतलब है विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना, पढ़ाई तथा अन्य कार्यों में बच्चे में रुचि उत्पन्न करना। तो कक्षा में अधिकतम उपस्थिति जो है वो रुचि थोड़ी ना उत्पन्न करेगी। चलो फिर भी हम लोग आगे देख लेते हैं, ये तो होगा नहीं। सेकंड, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, तो शिक्षक कोई उपचारात्मक कार्य करेगा तो जाहिर सी बात है बच्चों को हो सकता है रुचि ना आए, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। ठीक है, तो रख लेते हैं, लेकिन ज़्यादा होगा नहीं है, फिर भी हम आगे पढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तो इसमें आप गौर करिएगा, जब विद्यार्थी जो प्रश्न पूछेगा, जो उनके अंदर जब रुचि होगी, जब किसी को कार्य करने, किसी कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बच्चे के अंदर रुचि होगी, तब वो शिक्षक से क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन करके वो अपनी जिज्ञासाएं शांत करेगा। तो ये एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेत माना जा सकता है। ठीक, फिर भी हम लोग फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, कक्षा में एकदम खामोशी। ये तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है ही नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो यहाँ पर हम आपको फिर से बता दें, संबद्ध नहीं है, नहीं को अंडरलाइन करना है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। सेकंड ऑप्शन, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। थर्ड, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। फोर्थ, सान्निध्य संगति की आवश्यकता। मतलब आप क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, तो फर्स्ट देखिए, आप ऑप्शन पढ़िए, ये है। ठीक, सेकंड, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये भी होती है। ठीक, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये बच्चे की शारीरिक जो आवश्यकता होती है उस पे होता है, ना कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ठीक, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। मन का मानचित्रण संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन, बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। सेकंड, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। थर्ड, मन का चित्र बनाने से। फोर्थ, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो समझ बढ़ाने की तकनीक हो सकता है, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से हो सकता है, मन का चित्र बनाने से, मन का तो कोई चित्र हो ही नहीं सकता। तो अब हम लोग फोर्थ ऑप्शन पढ़ेंगे, तो मन की क्रियाशीलता में अनुसंधान से, मतलब मन की जो क्रियाशीलता है उस पर रिसर्च करना, मतलब करके खोज करके सीखने पे, इससे संबंध का जो मानचित्रण है वो खोज करके सीखना, जो बच्चे के मन में चल रहा है वो ऑटोमेटिकली खोज करके सीखे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 28, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। सेकंड, महंगी एवं चमकदार सहायक सामग्री का उपयोग करना, तो ये तो होगा ही नहीं। थर्ड, सरल एवं रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, थोड़ा हो सकता है, फिर भी फोर्थ पढ़ते हैं। कहानी कथन पद्धतियों का प्रयोग करना। अब आप लोग ये सोचिए कि मतलब 3 हैं ऐसे जो थोड़ा पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर कौन हो सकता है? तो अगर आप पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। मतलब छात्रों की योग्यता के अनुरूप शिक्षक खेल विधि, करके सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, योजना विधि, खोज विधि इत्यादि का प्रयोग करे। वहां पर हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, अक्षमता के अनुरूप मतलब विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर कहा जा रहा है, तो उन्हें जो समस्याएं उनको संबोधित हो रही हैं उनको दूर करने के लिए हम लोग ऐसी विधियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आ गया, प्याजे। हमने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन जब मैंने पढ़ाया था 16 क्वेश्चन, तो उसमें भी आपको प्याजे के बारे में बताया था। तो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? फर्स्ट ऑप्शन, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो हमने इसमें आपको बताया था कि इसमें बच्चा तर्क करना प्रारंभ करता है, लेकिन उसमें कोई उसका तर्क सही या गलत की पहचान नहीं कर पाता है कि वो तर्क जो कर रहा है वो सही है या गलत है। ठीक है, बस तर्क करना प्रारंभ करता है, वो उसमें कोई नियम कानून नहीं होता है। और अमूर्त जो होता है उसमें एक बच्चा नियम और कानून के तहत तर्क करता है कि मतलब जो हम तर्क कर रहे हैं वो सही है, सही के लिए है, गलत है या गलत के लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं। सेकंड, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये देखिए हमने बताया था आपको कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसमें बच्चा तार्किक चिंतन करता है, वो भी अमूर्त रूप से। अमूर्त का मतलब फॉर्मल स्टेज पे। ठीक है, तो आगे फिर भी हम लोग देख लेते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था है, तो इसमें सिर्फ बच्चे के अंदर सिर्फ संवेग, इमोशंस आते हैं बस। फोर्थ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे के अंदर इमोशंस और भाव हो जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक। और इसको हम लोग अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, मूर्त को अनौपचारिक, इनफॉर्मल स्टेज। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? ठीक, फर्स्ट ऑप्शन, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। सेकंड है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना। फोर्थ है परीक्षा में अंकों के लिए विद्यार्थियों का कोचिंग करना। तो आपको बता दें फोर्थ तो होगा ही नहीं। ठीक, अब हमें जो नहीं लग रहे हैं पहले वो निकालेंगे, जो क्वेश्चन लग रहा है कि ये नहीं होंगे हम वो हटा दे रहे हैं। ठीक, फिर जो लास्ट में बचेगा वो हमारा आंसर होगा। मतलब हमें पॉजिटिव, सबसे बेस्ट पॉजिटिव निकालना है। तो हम लोग देखेंगे थर्ड, अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्य, प्रारंभ में, जीवन के प्रारंभ में ही कैसे हम लक्ष्य डिसाइड कर सकते हैं? तो ये नहीं होगा। ठीक, और सेकंड ऑप्शन हम लोग चलो फर्स्ट पे चलते हैं, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों का विद्यार्थियों का शिक्षण। ठीक है, हो सकता है, लेकिन सेकंड क्या कह रहा है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए कह रहा था सृजनात्मक पोषण का, तो देखिए सृजनात्मक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए एक छात्र के भीतर
छिपी प्रतिभा सामने आती है। कई बार छात्र कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब जानते हुए भी जवाब देने में संकोच करते हैं। कई बार मन में प्रश्न उठने पर भी मौन रहते हैं। सृजनात्मकता ही वह गुण है जो प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक, तो ये हमारे पूरा एक प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिया है। फर्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन इसमें, ये हमारा पूरा एक प्रैक्टिस सेट 2011 में जो भी प्रश्न आए थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।